नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट सेकंड में राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत बीकानेर के शासक वर्ग की मुगलों के साथ सहयोग नीति में किस प्रकार का योगदान रहा, इसमें हम देखेंगे कि राठौड़ राजपूतों का दूसरा बड़ा राज्य बीकानेर राजपूताना के उत्तरी भाग में फैला हुआ था। इस राज्य की राजधानी का नाम भी बीकानेर था, जिसकी स्थापना मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र बीका ने की थी। उससे पूर्व यह क्षेत्र जांगल प्रदेश का हिस्सा था। राव जोधा ने राठौड़ों को संगठित कर मारवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखने और राठौड़ों के राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने की दृष्टि से अपने पुत्रों और स्वजनों को आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए प्रेरित किया था। जोधा का पांचवा पुत्र बीका अपने चाचा कांधल और बीदा के साथ चांगल प्रदेश की तरफ बढ़ा और स्थानीय कबीलों भाटी, जोहिया, कायम खानी, मोहिल, चौहान, चोयल और खींची आदि को परास्त कर इस भूभाग पर पूर्ण विजय प्राप्त कर बीकानेर राज्य की स्थापना की। बीका का शासनकाल 1465 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक माना जाता है। उनकी मृत्यु के समय बीकानेर राज्य लगभग 40,000 वर्ग मील तक फैला हुआ था, जिसमें पूगल, सिरसा, लाडनू, भटनेर, भटिंडा, सिंगाना, रिनी, नोहर आदि के क्षेत्र सम्मिलित थे। राव बीका की मृत्यु के बाद नरा शासक बने, लेकिन थोड़े ही समय बाद नरा की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात राव लूणकरण बीकानेर के शासक बने। उन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर सत्ता को सुदृढ़ किया। उसी कड़ी में 1542 में जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद उनका बड़ा लड़का राव कल्याणमल बीकानेर के सिंहासन पर बैठा। बीकानेर सहित राज्य के अधिकांश भूभाग पर मालदेव का अधिकार था, अतः उनका राज्य अभिषेक ठुकरियासर नामक गांव में किया गया। कल्याणमल ने अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करने हेतु शेर शाह से समझौता किया। इसी कड़ी में मेड़ता का वीरमदेव भी शेर शाह की सेवा में पहुंच चुका था। इस प्रकार बीकानेर के शासकों का प्रथम परिचय केंद्रीय सत्ता के साथ हुआ, जिसका वास्तविक विकास हमें राजा राय सिंह के काल में देखने को मिलता है। 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक राजा राय सिंह ने बीकानेर राज्य पर शासन किया। बीकानेर राज्य के विकास का काल इनके समय शुरू होता है। कल्याणमल के ये बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 1541 में हुआ।
और 1570 ईस्वी में वे अकबर की सेवा में मनसबदार बने। 1574 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे बीकानेर के सिंहासन पर बैठे और उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। राय सिंह अपने समय के एक पराक्रमी सैनिक और योग्य सेनानायक थे। उन्होंने अपनी विजयों और अपने प्रशासक की योग्यता के द्वारा मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुगल दरबार में आमेर के कछवाहा शासकों के बाद बीकानेर के राठौड़ों का ही सर्वाधिक विश्वास और सम्मान किया जाता था। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था से संबंधित अनेक सैनिक अभियानों में इन्होंने भाग लिया था। जिस समय राय सिंह बीकानेर के शासक बने, उस समय राजस्थान की राजनीतिक स्थिति हलचलपूर्ण बनी हुई थी। राणा प्रताप, सिरोही का राव सुल्तान और जालोर का ताज खां मुगलों के विरुद्ध जी जान से संघर्ष में जुटे हुए थे। राठौड़ों के दूसरे राज्य मारवाड़ में भी अशांति फैली हुई थी। राव मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम सिंह को जोधपुर से निर्वासित कर दिया और छोटे बेटे उदय सिंह को फलोदी की जागीर देकर उत्तराधिकार से दूर कर दिया और अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। राव मालदेव की मृत्यु के बाद चंद्रसेन मारवाड़ के सिंहासन पर बैठा। राम सिंह और उदय सिंह के उकसाने पर मारवाड़ के कई सरदार राव चंद्रसेन से संबंध विच्छेद कर बैठे, जिससे राज्य में अशांति व्याप्त हो गई थी। इसी प्रकार राजस्थान के पड़ोसी प्रांत गुजरात में भी अफगानों की विरोधी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप अव्यवस्था फैली हुई थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में राय सिंह को अपनी योग्यता, कुशलता और वीरता प्रदर्शित कर अकबर का विश्वास प्राप्त करने के कई अवसर प्राप्त हुए। सर्वप्रथम राय सिंह को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया। राव चंद्रसेन और उनके भाइयों के आपसी संघर्ष शुरू हो जाने के पश्चात 1564 ईस्वी के आसपास राम सिंह अकबर के दरबार में पहुंचा और उससे जोधपुर का राज्य दिलवाने में सहायता की याचना की। महत्वाकांक्षी अकबर ने, जो कि पहले से ही राजपूताने को अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत लाने की महत्वाकांक्षा रखता था, उसने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने राम सिंह को आश्रय तो प्रदान किया, परंतु निश्चित आश्वासन नहीं दिया। उल्टे उसने अजमेर के मुगल सूबेदार हुसैन कुली खां को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया। मुगल सेना ने वहां पहुंचकर जोधपुर के दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। चंद्रसेन परास्त होकर भादरा जून की तरफ चला गया। 1570 में अकबर नागौर पहुंचा और नागौर में उन्होंने अपना प्रसिद्ध दरबार लगाया। राव चंद्रसेन, उदय सिंह इत्यादि अनेक सरदार उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। अकबर ने चंद्रसेन को झुकाने के लिए उसके भाइयों को जागीरें प्रदान कर अपना अनुयायी बना लिया। अकबर की चाल को समझकर चंद्रसेन चुपचाप शाही दरबार छोड़कर वापस नागौर से चला गया। उसी समय संयोगवश गुजरात में भी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। अकबर ने गुजरात विजय के उद्देश्य से फतेहपुर सीकरी से प्रस्थान किया और अजमेर पहुंचा। यहाँ आने पर उसे जानकारी हुई कि सिरोही का शासक प्रताप से मिलकर गुजराती क्षेत्रों में उपद्रव मचा रहा है और गुजरात के मार्ग में पड़ने वाले मारवाड़ के क्षेत्र में चंद्रसेन भी शाही सेना के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं।
अतः अपने गुजरात अभियान को सफल बनाने के लिए उसने अजमेर अहमदाबाद के सैनिक मार्ग को सुरक्षित रखना आवश्यक था। इसीलिए उसने कुंवर राय सिंह को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया और उसे इस मार्ग की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। इसके अतिरिक्त आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा का भार भी अकबर ने राय सिंह को सौंपा और इस क्षेत्र के स्थानीय शाही जमींदारों को राय सिंह की सहायता करने के आदेश प्रसारित कर दिए। इस प्रकार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करना राय सिंह की सफलताओं का पहला एक बड़ा कदम था। मुगल सेना ने गुजरात पहुंचकर विद्रोही इब्राहिम को पराजित किया और जब इब्राहिम मिर्जा नागौर की तरफ आया तब दूसरी तरफ से कुंवर राय सिंह जो कि जोधपुर में मौजूद थे वह भी नागौर की तरफ उसके पीछे चले। उसके आने की खबर सुनकर इब्राहिम मिर्जा नागौर से भाग गया, परंतु राय सिंह ने उसका पीछा किया और कठोली नामक गांव के आसपास उसे घेर कर पंजाब की तरफ धकेल दिया। इस प्रकार राय सिंह के अपने शुरुआती काल में ही उसे एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राप्त हुई। इसी प्रकार गुजरात के उपद्रवों का दमन कर अकबर जब वापस लौटा और गुजरात में अभी मुगल सत्ता सुदृढ़ नहीं हो पाई थी, तब अकबर ने राय सिंह को गुजरात के विद्रोही सरदारों को दबाने में गुजरात के मुगल सूबेदार खाने आजम का सहयोगी नियुक्त किया। शाही सेना ने साबरमती नदी को पार कर मोहम्मद हुसैन मिर्जा और उसके अनेक विद्रोही समर्थकों को बुरी तरह से पराजित कर गुजरात में होने वाले उपद्रवों को समाप्त किया, जिसमें राय सिंह की अहम भूमिका रही। उसके पश्चात चंद्रसेन और सुल्तान के विरुद्ध राय सिंह को अकबर ने भेजा। 1574 ईस्वी में एक शक्तिशाली सेना के साथ राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा। राय सिंह के साथ अनेक मुगल सूबेदार भी भेजे गए। राय सिंह ने चंद्रसेन के समर्थक सरदारों को अपने अपने केंद्रों से बाहर निकालकर चंद्रसेन की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई। सर्वप्रथम उसने सोजत के कल्ला, जो कि चंद्रसेन का भतीजा था, से सोजत छीना और कल्ला को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु राय सिंह ने उसका पीछा किया और अंत में विवश होकर कल्ला को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी प्रकार उसके और छोटे सरदारों को भी राय सिंह ने पराजित कर अपने साथ लेकर दरबार में अकबर की सेवा में पहुंचा, जहां उन्होंने शाही सेवा को स्वीकार कर लिया, जिससे चंद्रसेन की शक्ति निर्बल पड़ गई। उसके पश्चात सिवाना, जो कि चंद्रसेन की शक्ति का केंद्र था, सिवाना पर आक्रमण किया गया और शीघ्र ही सिवाना से भी चंद्रसेन को परास्त कर खदेड़ दिया गया। इस प्रकार राय सिंह ने चंद्रसेन और उसके अनेक राठौर सरदारों को पराजित कर मुगल सेवा में अहम भूमिका निभाई और अकबर के अंतिम गुजरात अभियान के समय उसने जालोर के ताज खां और सिरोही के राव सुल्तान को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। राय सिंह
तरसुन खां और सैयद हासिम बारह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई। उन्होंने जालोर के ताज खां और सिरोही के राव सुल्तान को परास्त कर मुगल अधीनता स्वीकार करने हेतु मजबूर किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राय सिंह ने अनेक मुगल विरोधी राज्यों को मुगलों के अधीनता में लाकर एक अहम भूमिका निभाई। राय सिंह की इन सेवाओं को देखते हुए अकबर ने उसके मनसब को बढ़ाया और 51 परगने उसको जागीर में प्रदान किए। इसी प्रकार 1581 में जब अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा अबुल हकीम, जो कि काबुल का शासक था, ने जब अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया, तब अकबर ने राजा राय सिंह को मिर्ज़ा अब्दुल हकीम के विद्रोह को दबाने और काबुल, कंधार और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए बड़ा जिम्मा सौंपा। राय सिंह ने मिर्ज़ा हकीम और उसके सेनानायक सादमान इत्यादि को परास्त करने हेतु अभियान शुरू किया। उसी समय मान सिंह को भी सिंध प्रदेश की शासन व्यवस्था सौंपी गई थी। अतः राजा मान सिंह और राय सिंह के द्वारा मिर्ज़ा अब्दुल हकीम बुरी तरह पराजित हुआ और जब मिर्ज़ा हकीम पंजाब की तरफ बढ़ा, तब उसके पीछे पीछे राय सिंह भी पंजाब तक आ पहुंचा। परंतु राय सिंह के आते ही मिर्ज़ा अबुल हकीम वापस काबुल लौट गया। अकबर ने उसको समझाकर दरबार में आने हेतु निमंत्रण दिया, परंतु वो तैयार नहीं हुआ। तब उसने राय सिंह इत्यादि अधिकारियों को पेशावर की तरफ कूच करने का आदेश दिया। जुलाई 1581 में मिर्ज़ा हकीम ने राय सिंह की सेना पर आक्रमण किया, परंतु वह शाही सेना से परास्त हुआ। 1581 में अकबर काबुल के किले में प्रवेश हुआ और राय सिंह को मान सिंह की सहायता के लिए उसने पंजाब में नियुक्त किया। कुछ दिनों बाद राय सिंह जब सोरठ की तरफ जा रहा था, तब राव सुल्तान, जो कि अपने विद्रोही सरदार के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, के विरुद्ध जब राय सिंह से सहायता मांगी, तो राय सिंह ने उसको इस शर्त पर सहायता देना स्वीकार किया कि यदि वह उसके विद्रोह को दबाएगा तो उसे आधा राज्य मुगल सम्राट को सौंपना पड़ेगा। इस प्रकार राव सुल्तान की मदद कर उसने उसका आधा राज्य मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया, जिससे भी अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार 1582 में बंगाल के विद्रोह को दबाने में राजा टोडरमल के साथ राजा राय सिंह को भी भेजा गया। राय सिंह और टोडरमल ने मिलकर बंगाल के विद्रोही अफगानों को बुरी तरह परास्त किया और मुगल शासन सत्ता की नींवें फिर बंगाल में जमाने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। 1585 में बलूचिस्तान के लोगों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। तब भी अकबर ने राय सिंह को इस्माइल कुली खां आदि मनसबदारों को बलूची विद्रोहों का दमन करने हेतु भेजा। मुगल मनसबदारों के अत्यधिक सैनिक दबाव के आगे बलूची अधिक समय तक टिक न पाए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। राय सिंह उन बलूची सरदारों को लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। अकबर ने उन बलूचियों को क्षमा करते हुए उनकी जागीरें वापस लौटा दी और राय सिंह की सेवाओं से वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राय सिंह को हिसार फिरोजा सरकार में बटनेर का परगना जागीर के रूप में प्रदान किया। इस प्रकार हम देखते हैं राय सिंह और उसके घराने के बहुत से लोग मुगल साम्राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा करते रहे, परंतु उनका छोटा भाई अमर सिंह विद्रोही हो गया
उसने मुगल इलाकों में लूटमार की, परंतु राय सिंह ने उसको भी नियंत्रित कर लिया और अंत में अकबर, जो कि कंधार को जीतने की प्रबल इच्छा रखता था, जिसके लिए संपूर्ण सिंध को जीतना आवश्यक था, अतः अकबर ने ठट्टा को जीतने और जानी बेग को पराजित करने के लिए राय सिंह को अपनी सेना सहित खाने खाना की मदद के लिए जाने का आदेश दिया। उस समय राय सिंह 4000 का मनसबदार था। उसकी सहायता से खाने खाना ने जानी बेग को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। जानी बेग ने ठट्टा का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया और खुद खाने खाना के साथ लाहौर की ओर चल पड़े। इसी प्रकार हम देखते हैं दक्षिण भारत में भी राय सिंह ने शाही सेवा करते हुए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अहमदनगर के दुष्ट और क्रूर स्वभाव के शासक निजाम शाह के पुत्रों में जब उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ तो उसमें उसके उत्तराधिकार के संघर्षों में दखल देने के लिए अकबर ने राय सिंह को दक्षिण की अभियान का नेतृत्व प्रदान किया। जब शाही सेना अहमदनगर पहुंची और अहमदनगर पहुंचकर चांद बीबी का घेरा उन्होंने डाल दिया। एक लंबे घेरे के पश्चात चांद बीबी ने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर के साथ एक संधि करने के लिए वो तैयार हो गई, लेकिन उसके कुछ विद्रोही सरदार जो कि मुगलों के साथ संधि करने के इच्छुक नहीं थे, उन्होंने चांद बीबी की हत्या कर दी और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इसी संघर्ष के दौरान 1599 को अकबर के पुत्र मुराद की भी मृत्यु हो गई। तब दानियाल को दक्षिण की तरफ भेजा गया और अंत में दानियाल को राय सिंह के सहायता से बुरहानपुर पर अधिकार करने में सफलता मिली और अहमदनगर पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि अकबर राय सिंह से नाराज हो गया। यद्यपि राय सिंह ने अकबर की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा की थी, परंतु एक छोटी सी बात को लेकर अकबर राय सिंह से नाराज हो गया था। अकबर का ससुर नासिर खां, जो कि बटनेर दुर्ग में ठहरा हुआ था और जहां किसी लड़की को छेड़छाड़ने की घटना को लेकर राय सिंह के एक सेवक तेजा ने नासिर खां की पिटाई कर दी, तब नासिर खां ने दिल्ली पहुंचकर अपने दामाद बादशाह अकबर से राय सिंह और तेजा दोनों के विरुद्ध शिकायत कर दी। उसकी शिकायत पर बादशाह ने राय सिंह से जवाब तलब किया और तेजा को शाही अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया, परंतु राय सिंह ने अपने सेवक तेजा को छिपा दिया और बादशाह को कहलवा दिया कि तेजा उसके पास नहीं है, वह कहीं भाग गया है। इस बात को लेकर अकबर कुछ समय के लिए उसे नाराज हुआ और बटनेर की जागीर राय सिंह के पुत्र दलपत सिंह को प्रदान कर दी। क्योंकि दलपत सिंह की अपने पिता से नहीं बनती थी और वह अपने पिता के विरुद्ध पहले भी आक्रामक कार्यवाहियां कर चुका था, और जब उसने बटनेर को आधार बनाकर बीकानेर पर आक्रमण की तैयारी की, तब ऐसी स्थिति से भयभीत होकर राय सिंह अकबर की सेवा में पुनः उपस्थित हो गए। अकबर ने यद्यपि उसे क्षमा कर दिया और सौराष्ट्र और काठियावाड़ की जागीर प्रदान कर उसे पुनः दक्षिण जाने का आदेश दिया, लेकिन राय सिंह दक्षिण की तरफ न जाकर बीकानेर में ही रुक गया। तब बादशाह ने उसे पुनः आने को उपस्थित होने का आदेश दिया। इस प्रकार कुछ समय के लिए अकबर और राय सिंह के संबंध कुछ तल्ख रहे, लेकिन अंत में बादशाह ने राय सिंह को समझा बुझाकर दक्षिण जाने के लिए तैयार कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं
कि समानता का व्यवहार करने वाला अकबर कितना चतुर राजनीतिज्ञ था और उसने अपने राजपूत शासकों को अंकुश में रखने के लिए किस प्रकार से उन्हीं के पुत्रों और भाइयों का उन्हीं के विरुद्ध उपयोग किया था, जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है राजपूत शासक अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस सीमा तक केंद्रीय सत्ता पर आश्रित हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों में अकबर के अंतिम वर्षों में जब अकबर का स्वास्थ्य गिरने लगा, तब अकबर ने राजकुमार सलीम का साथ देने के लिए राय सिंह, मान सिंह और अन्य सभी विश्वास पात्र लोगों को आगरा बुला लिया। 1604 में अकबर ने शमशाबाद के परगने को 2 हिस्सों में बांटा और उसके दोनों हिस्सों की जागीर राय सिंह को प्रदान की। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर और राय सिंह के संबंध भी लगभग ठीक बने रहे, यद्यपि राय सिंह ने कुछ एक मौक़ों पर अदूरदर्शिता का परिचय दिया, परंतु जहांगीर ने फिर भी राय सिंह के महत्व को कम नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानता था कि राजपूतों को विश्वास में लिए बिना मुगल साम्राज्य को टिकाए रखना मुश्किल होगा। राय सिंह का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं बाबर ने अफगानों को पराजित करने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। शेर शाह ने उसके उत्तराधिकारी को परास्त कर दिल्ली में मुगलों की सत्ता को उखाड़ा और अफगान सत्ता को पुनः स्थापित किया। मारवाड़ के मालदेव के हाथों पराजित होकर बीकानेर के शासकों का संबंध दिल्ली के मुगलों के साथ बना। इस प्रकार बीकानेर का राठौड़ घराना दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों के संपर्क में आया। शेर शाह के पश्चात जब अकबर का सितारा चमकने लगा, तब आमेर के कस्बाहों और बीकानेर के राठौड़ों के जब संबंध स्थापित हुए, तब बीकानेर में भी विकास और शांति का दौर आया। बंगाल के काबुल और कश्मीर से अहमदनगर तक मुगल साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए लड़े गए अधिकांश युद्धों में राय सिंह ने भाग लिया और अपने अपूर्व पराक्रम एवं साहस का प्रदर्शन कर अपने आप को कुशल सेनानायक सिद्ध किया। जहाँ भी राजस्थान में मुगल हित की रक्षा करनी होती थी, राय सिंह की सेवाएं हमेशा उपलब्ध थी और उसका प्रयोग भी मुगलों ने बखूबी किया था। यह अकबर की चतुर नीति का परिणाम था कि राजपूत राजाओं ने मुगल साम्राज्य की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए राजपूतों का रक्त बहाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। राय सिंह ने भी अपनी वफादारी का परिचय दिया। राजस्थान के बाहर भी मुगल साम्राज्य की सुरक्षा हेतु लड़े गए युद्धों में अपनी सफल सेवाओं से उसने अकबर का विश्वास प्राप्त किया और अकबर ने भी उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे विभिन्न प्रकार के 4 प्रांतों की सूबेदारी प्रदान की थी। सर्वप्रथम 1581 में उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1586 में उसे बुरहानपुर की सूबेदारी दी गई। 1593 में उसे सूरत का प्रशासक नियुक्त किया गया और 1606 में उसे पुनः बुरहानपुर भेजा गया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वह अकबर और जहांगीर दोनों का ही विश्वास पात्र था। मुगल राजपूत सहयोग का एक परिणाम राजपूत राज्यों की आर्थिक समृद्धि के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रगति भी राजस्थान में देखने को मिलती है। राय सिंह को भवन निर्माण में भी गहरी रुचि थी। बीकानेर के वर्तमान दुर्ग का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। दुर्ग में अनेक सुंदर भवन, बगीचे, मंदिर और सुदृढ़ 4 दीवारी का निर्माण करवाया। शाही सेवा में
लगे रहने की वजह से राय सिंह को अपना अधिकांश समय अपने राज्य से दूरस्थ स्थानों पर व्यतीत करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वह अपने राज्य के आंतरिक मामलों और शासन की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पाया। उसकी अनुपस्थिति में शासन का संपूर्ण भार उसके मंत्री करमचंद के कंधों पर रहा। परिणामतः करमचंद की शक्ति दिनों दिन बढ़ती गई और उसने अपने स्वामी राय सिंह को सिंहासन से हटाकर उसके पुत्र दलपत सिंह को सिंहासन पर बिठाने का षड्यंत्र भी रचा, परंतु समय रहते पता चलने पर करमचंद को राय सिंह ने मरवा दिया और अपने परिवार सहित करमचंद को मरवाने का आदेश दिया, परंतु करमचंद को इसकी भनक पड़ गई और वह अपने परिवार सहित बीकानेर से भागकर अकबर की शरण में पहुंच गया। मुगल दरबार की सेवा में रहने के कारण राय सिंह को अपने राज्य की आंतरिक समस्याओं को समझने और हल करने का समय नहीं मिला। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राय सिंह एक योग्य प्रशासक और कुशल सेनानायक था। इसके साथ साथ वह नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। उसमें उदारता और दयालुता की कमी नहीं थी। उसने अपनी जनता के कष्टों को दूर करने में हमेशा गहरी रुचि ली। 1578 ईस्वी में जब भारत का अधिकांश भाग अकाल की चपेट में आया, तब उसने बीकानेर राज्य के अन्न भंडारों से अकाल पीड़ितों को नियमित रूप से अन्न और औषधियों का वितरण किया। लगभग 13 महीने तक ऐसी व्यवस्था चलती रही। इसी प्रकार उसने अपने उपद्रवी सरदारों का दमन कर अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की तरफ भी ध्यान दिया। हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए उसने सभी धर्मों को अपने राज्य में पल्लवित होने का अवसर प्रदान किया। संक्षेप में कह सकते हैं, उसने मुगलों के साथ सहयोग की नीति का पालन किया और वह अपने समय का एक अच्छा और योग्य शासक सिद्ध हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।